हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स समझो। तो बच्चों, पढ़ाई में सफलता अचानक नहीं मिलती है। यह छोटे छोटे और लगातार वर्क्स का रिजल्ट होता है जिसे अधिकांश बच्चे जो है वो हमेशा इग्नोर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि सभी बच्चों का जो प्री बोर्ड है वो 15 दिसंबर के बाद लगभग स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो प्री बोर्ड जो होता है बच्चों, वो बोर्ड के एग्जाम का क्या होता है, एक बेस होता है, फंडामेंटल होता है। तो अगर आप प्री बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आप बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हमें फॉलो करने हैं, कौन कौन से ऐसे टिप्स हमें फॉलो करने हैं ताकि हम प्री बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाए। और अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो हाई हो जाता है और आप बोर्ड के एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स पर बात करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जिसे हमें फॉलो करना है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है बच्चों है वो हमारा क्या है, स्टडी प्लान एंड टाइम मैनेजमेंट। तो हम लोग बात करते हैं कि स्टडी प्लान हमारा क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हमारा क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट अ शेड्यूल। यानी सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपना जो टाइम है उस टाइम को अलॉट करना है। जैसे अगर हमारा पूरा 12 घंटे का शेड्यूल है तो हमारे पास लगभग 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या करना है, हमें कुछ टाइम अलॉट करना है, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है। और यहाँ पे ये भी डिसाइड करना है कि कौन से सब्जेक्ट को हमें किस टाइम में पढ़ना है। अब ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि नहीं आपको मॉर्निंग में एसएसटी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, तो नहीं, वो आप खुद डिसाइड करेंगे कि कौन से टाइम में आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ने में मजा आता है। तो जिस टाइम में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आता है उसी टाइम पे आप उस सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है। तो इससे होगा क्या, आपका रिजल्ट भी बढ़िया होगा क्योंकि आप उस समय उस सब्जेक्ट को एंजॉय कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा टाइम नहीं चूज करना है जहाँ पे आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं बट आपको कोई मजा ही नहीं आ रहा है, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं आप सब्जेक्ट को, तो फिर वो वैसा शेड्यूल करना जो है बेवकूफ़ी है। ठीक है। दूसरा है डेली गोल्स। आप हर दिन एक छोटा सा गोल सेट कीजिए। अब इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताना चाहता हूं। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको 2 महीना में आपके लाइफ में गजब का चेंज आने वाला है। तो आप बच्चों कीजिए क्या, तो कुछ नहीं करना है। आप लोगों ने एक छोटा सा पॉकेट पेड देखा होगा, है ना, जो ज्यादातर लोग जो है वो मोबाइल नंबर वगैरह लिखने के लिए यूज करते हैं। तो आप आराम से मार्केट जाइए, 10 रुपया का पॉकेट पेड खरीदिए। ठीक है। और एक पेन खरीदिए, और वो जो पॉकेट पेड और पेन है ना उसको हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। ठीक है। और जब भी आप सोने जाए तो सोने से पहले उस पॉकेट पेड का जो फर्स्ट पेज होगा आप उस पर पूरा शेड्यूल लिखिए कि अगले दिन नेक्स्ट डे हम क्या क्या करने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, किस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, क्या हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं या किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं या कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ने वाले हैं या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ये रात को सोने से 5 मिनट पहले उस पॉकेट पैड को निकालना है और उसके पेज में हर एक एक पॉइंट्स को लिखते चलना है कि कौन सा सब्जेक्ट में हमें कौन सा टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से चैप्टर को रिवाइज करना है। मेरे दोस्त, आप 15 दिन इस चीज को फॉलो कीजिए। ठीक है। और जब वो टाइम टेबल आपका कंप्लीट हो जाए, जैसे आपने पूरा एक दिन का शेड्यूल बनाया और लास्ट जब आपका हो जाएगा, यानी अब जो सोने वाले हैं, तो उससे जस्ट 5 मिनट पहले जो सारी चीजें हो रहा है ना, जो आपने कंप्लीट कर लिया है, वो सारी चीजों को आप काटते हुए चले जाइए। या फिर जब जब आपका काम कंप्लीट होते जाए आप उन सारे वर्क्स को जो है काटते चले जाइए। और अगर लेटर सपोज आपने कोई टॉपिक को नहीं पढ़ पाया, यानी रिमेनिंग रह गया, बाकी रह गया, तो जो टॉपिक आपका बच गया है वो नेक्स्ट डे जब आप शेड्यूल करेंगे तो उस टॉपिक को वहां पे आप सेट कीजिए। ठीक है। आप 15 डेज ऐसा फॉलो कीजिए, 15 से 10 डेज से 15 डेज, है ना, गजब का चेंज आप में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपको एवरी डे जो है छोटा छोटा गोल सेट करना है कि पर डे हमें कितना पढ़ना है, और जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको छोड़ना भी नहीं है। आपने डायलॉग तो सुना होगा ना मेरे दोस्त, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तब तक उसको छोड़ना भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है रिवीजन रूटीन। ये जो पॉइंट है ना, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है। क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपने रिवीजन का एक टाइम सेट कर दिया कि अगर हम पूरा वीक जो है, वीक में कितने दिन है, 7 डेज है, तो 7 डेज में आपने क्या करा कि 6 डे हमें पढ़ना है और एक दिन हम रिवीजन के लिए जो है रखने वाले हैं। जैसे संडे जो होता है आप उसको रिवीजन डे मान लीजिए, ठीक है। आपने 6 दिन जो भी पढ़ा है उसको आप संडे को कम से कम रिवाइज कीजिए। हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट को कम से कम सप्ताह में एक बार रिवाइज जरूर करना है ना। भले आप संडे को कुछ मत पढ़िए, कुछ नया चीज मत लीजिए, लेकिन उस दिन रिवाइज जरूर कीजिए। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि संडे को ही करना है, जब आपको शेड्यूल लगे, लेकिन आप रिवीजन के लिए भी एक टाइम, एक शेड्यूल तैयार कीजिए कि हमें कौन सा डे, कौन सा सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट, आपको कंटिन्यू जब मॉक टेस्ट पर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। लेकिन मॉक टेस्ट दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के 4-4 घंटा तक मॉक टेस्ट दे रहे, नहीं। आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है कितना है, 3 घंटा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जो क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हैं वो क्वेश्चन पेपर आपका 2 आवर 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए और 15 मिनट आपके हाथ में होना चाहिए, ताकि आपने जो 2 घंटा 45 मिनट लिखा है उसमें अगर कहीं मिस्टेक हुआ है किसी क्वेश्चन पे या कोई चीज छूट गया है तो आप उस चीज को कवर कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पूरा 3 घंटा एकदम पूरा टाइम ले लेना, नहीं। आपको 2 आवर 45 मिनट के अंदर सारे चीजों को कंप्लीट कर लेना है और 15 मिनट अपने हाथ में रिवीजन के लिए रखना है, ताकि आप 2 बार 3 बार चीजों को देख पाओ कि आपने जो भी लिखा है क्या सही है, कहीं मिस्टेक है तो आप उसको सुधार पाओ, ठीक है। सेकंड है स्मार्ट स्टडी टिप्स। बच्चों यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बुक खोल के बैठे हुए रात दिन पढ़े जा रहे, पढ़े जा रहे, रटे जा रहे, रटे जा रहे, है ना। नोट्स एकदम लेके बैठे हुए रटे जा रहे पागल की तरह, नहीं। पागलों की तरह पढ़ना नहीं है ना। बट क्या करना है आपको, तो स्मार्ट स्टडी करना है ना। हार्ड वर्क कम करना है, स्मार्ट स्टडी ज्यादा करना है। और ये पॉसिबल कब है, तो जब आपका बेस क्या होगा, मजबूत होगा। और बेस आपका मजबूत कहाँ से होगा बच्चों, तो फोकस ऑन एनसीईआरटी। एकदम जो है ना, जैसे गांव देहात में बोलते हैं ना, डंडा गाड़ देना, है ना। तो एकदम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एनसीईआरटी बुक पे क्या करना है, डंडा गाड़ देना है ना। जब आपको एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तभी जो आप रेफरेंस बुक की तरफ या अदर राइटर्स के बुक की तरफ मूव करना चाहिए। अगर आपका हर एक पॉइंट, हर एक कॉन्सेप्ट अगर एनसीईआरटी का क्लियर नहीं है तो उससे पहले आपको रेफरेंस बुक में मूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पहले एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स को कवर कीजिए, हर एक एक पॉइंट्स को समझिए। नहीं समझ में आ रहा, अपने टीचर से ऑनलाइन जो भी रिसोर्सेस हैं आप उनका यूज कीजिए और एनसीईआरटी को सबसे पहले फोकस कीजिए, उस पर जबरदस्त पकड़ बनाइए, देन आप रेफरेंस बुक की तरफ मूव कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हाईलाइट की पॉइंट्स। जब भी आप बुक पढ़ें तो अपने साथ क्या करें, मार्कर भी रखें, हाइलाइटर भी रखें। जहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है, इंपॉर्टेंट लाइंस दिख रहा है ना, आप उसको हाईलाइट करते चले, ताकि जब आप दोबारा उस बुक को पढ़ेंगे ना तो आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को जो रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। और हमेशा आपका माइंड जो है उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर जाएगा जहां पे आप कंटिन्यू जो चीजों को रिवाइज कर पाओगे कम से कम टाइम में, ठीक है। तो हाईलाइट करते हुए चलना है, चाहे डायग्राम हो या कोई इंपॉर्टेंट लाइंस हो तो उसको हमेशा हाईलाइट करते चलिए। नेक्स्ट है प्रैक्टिस डायग्राम एंड मैप्स। आप सोशल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए एनसीईआरटी के जितने भी मैप्स हैं आप उन मैप्स को प्रॉपर तरीके से पढ़िए, उसके हर एक एक पॉइंट्स को समझिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना एनसीईआरटी का बुक है ये तो एग्जाम में आएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एनसीईआरटी के जितने भी मैप्स है ना उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है, बेहतरीन जबरदस्त तरीके से हर एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना है, ठीक है। अगर बायो के हैं तो बायो हो चाहे या केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, इनमें क्या होता है, डायग्राम्स आता है हर एक एक आपका। बायो से भी अगर 10th का स्टूडेंट है तो बायो से भी कम से कम 1 या 2 डायग्राम हर एग्जाम में आता है, फिजिक्स से भी आता है, केमिस्ट्री में से भी आता है, ठीक है। तो डायग्राम जो है ना, डायग्राम को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और डायग्राम बनाने का भी प्रैक्टिस करना है। ज्यादातर देखते हैं कि फिजिक्स में जब लेंस हो या मिरर बनाना होता है ना, तो बच्चे ऐसे मिरर या ऐसा लेंस बनाते हैं जैसा लगता है कि उनका लेंस और मिरर को जो है पैरालिसिस हो गया है ना, एकदम चल नहीं पा रहा है बेचारा, इस तरह से वो डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम का भी प्रॉपर प्रैक्टिस करना है, डायग्राम भी एकदम जबरदस्त बनाना है, ताकि जो एग्जामिनर है ना जब उसको चेक करे तो उसको लगे कि इस बच्चे में दम है ना। ऐसा नहीं कि लंगड़ा लूला कुछ भी मुर्गी की टांग की तरह बना के आ जाना, ऐसा नहीं करना है। तो प्रॉपर डायग्राम को फोकस करना है। और जब आप डायग्राम
या फ्लो चार्ट, माइंड मैप, है ना, मैप्स वगैरह यूज करेंगे ना बच्चों, तो कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। इसलिए यूज कीजिए। जो अगर आपके बुक्स में डायग्राम है तो फोकस कीजिए डायग्राम्स पे, हर उसके एक एक पॉइंट्स को आप समझिए। अगर आप ह्यूमन बींग्स चैप्टर को कवर करते हैं तो वहां पे ह्यूमन आइज का पिक्चर डायग्राम दिया गया है। अगर आप पूरे चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वही आप डायग्राम की हेल्प से अगर हर एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते चले जाओगे, है ना, तो काफी कम टाइम में आप पूरे हर कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर कर सकते हो। तो डायग्राम पे फोकस कीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लैश कार्ड बनाइए, ठीक है, मैप्स यूज कीजिए, उनको फोकस कीजिए, कंटिन्यू उन पर फोकस बना के रखिए। नेक्स्ट है बच्चों, अंडरस्टैंड द वेटेज। जब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस ही नहीं पता होता है कि हमारा सिलेबस क्या है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमें एग्जाम पैटर्न भी नहीं पता होता है ना, कि हमारे एग्जाम में किस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर कौन कौन से चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको हाई वेटेज टॉपिक भी पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपका जो भी सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट जो पार्ट होगा ना वो आपका क्या होगा, हाई वेटेज टॉपिक, यानी मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में जहाँ से पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स आपके क्या होंगे, हाई वेटेज टॉपिक। दूसरा होगा मॉडरेट, यानी उससे थोड़ा सा कम, है ना। उसके बाद लेस वाला, जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है तो जब भी आपको मौका मिले तो आप थोड़ा बहुत आप उसको कवर कीजिए, लेकिन ज्यादातर फोकस आपको किस पे करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स पर, क्योंकि ये स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं बच्चों। तो स्कोरिंग टॉपिक को आप इग्नोर कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें जो लेस, जिसका इंपॉर्टेंस है नहीं एग्जाम में बहुत ज्यादा, आप उन पे दिन रात पढ़े हुए हो, है ना, लगे हुए, टाइम वेस्ट किए जा रहे हो, रगड़ के पढ़े जा रहे हो पागल की तरह। तो ऐसा नहीं पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करना है, कम पढ़ना है बट स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्टली स्टडी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अवॉइड दिस ब्लंडर्स, है ना, कुछ ऐसे मिस्टेक है जिसको आपको क्या करना है, इग्नोर करना है, हटाना है, उसको अवॉइड करना है। फर्स्ट है लास्ट मिनट लर्निंग। हम लोग क्या करते हैं, अब देखते हैं कि अच्छा कल एग्जाम होने वाला है ना, और अभी मेरा 3 चैप्टर बाकी है, एकदम रात में लग जाता है कि नहीं 3 चैप्टर तो कंप्लीट करके ही जाएंगे। ऐसा भूल कर भी कभी मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि आप पता चलेगा कि आप 3 चैप्टर कंप्लीट करने के चक्कर में आपने जो 10 या 12 चैप्टर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा था, वो चैप्टर्स भी आपका क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो आपने जितना भी पढ़ा है कोई बात नहीं, 3 चैप्टर छूट गया डजेंट मैटर, आपने 80% सिलेबस तो कवर किया है ना। अगर आप 80% सिलेबस को बेहतर तरीके से आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाते हो, लिख पाते हो, तो आपको 3 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 3 चैप्टर को कंप्लीट करने के चक्कर में 80% सिलेबस को अगर आप खराब कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो लास्ट टाइम में, एग्जाम का लास्ट टाइम में आपको कोई नया टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी टॉपिक पढ़ा हुआ है उसी टॉपिक को बार बार क्या करना है, रिवाइज करना है। नया टॉपिक तो बिल्कुल ही नहीं लेना, भूल कर भी नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे पास 10 मिनट का टाइम है, देख लेते हैं एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। उससे बढ़िया है कि आप पढ़े हुए टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शन। जब भी हम एग्जाम हॉल पे पहुंचते हैं ना, क्या होता है, जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना। और ज्यादातर जब फिजिक्स वगैरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो हम लोग करते क्या है, बहुत मतलब स्पीडली भाग रहे होते हैं, है ना। मतलब हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़ते ही नहीं बच्चों, प्रॉपर तरीके से समझते ही नहीं है। और यही रीजन होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रॉब्लम्स जो है जल्दी से एग्जाम्स में बनते नहीं, या फिर बनते भी हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं, वो भी बहुत फास्ट पढ़ते हैं, और लगता है कि अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसा कभी गलती नहीं करना है। आपको कम से कम हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, एक बार आराम से पढ़ना है, दूसरी बार थोड़ा फास्ट पढ़ना है, तब जाके आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए, तभी आप एक्शन लीजिए, है ना। ऐसा नहीं फास्टली आपने पढ़ा और एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, वहीं पे आपका क्या होगा, सिली सिली मिस्टेक होगा, एकदम हल्का हल्का सा मिस्टेक होगा जो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके मार्क्स को कहां से कहां तक गिरा देगा, ठीक है। ओवर राइटिंग, ओवर राइटिंग भी कभी भी एग्जाम में नहीं करना है। हम लोग का आदत क्या होता है, हैबिट क्या होता है, मोस्ट ऑफ बच्चों का आदत होता है, अगर गलती हो गया, है ना, तो एक सिंगल लाइन की जगह हम लोग क्या करते हैं, 4-5 लाइन लगा देते हैं, ताकि एग्जामिनर को बताते हैं कि देख भाई हमने यहाँ पे गलती करा है। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, एक सिंगल कट कीजिए, ऐसा कट कीजिए कि एग्जामिनर को भी पता ना चले कि यहाँ पे हमने गलती करा है ना। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम गुलाब का फूल बना देना है ना, मेरी गोल्ड का फूल बना देना है कि देख एग्जामिनर भाई, एग्जामिनर साहब यहाँ पे हमने गलती करा है। तो ओवर राइटिंग से बचना है,
है ना, अपने पेपर्स को खराब होने से, गंदा होने से बचाना है, ठीक है। स्किपिंग रिवीजन, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो एग्जाम देने से पहले क्या करते हैं, हम लोग नई चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं या कोई पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं करना है। आपने जो भी चीजें पढ़ लिया उसको रिवाइज जरूर कीजिए, है ना। फाइनल रिवीजन बहुत जरूरी है। एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले लाइट रिवीजन ही कीजिए, बट प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन किए हुए कभी भी एग्जाम हॉल पे जाइए ही मत, है ना। अब ऐसा नहीं कि रिवीजन नहीं किया तो एग्जाम नहीं देने जाना है, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है तो सबसे पहले आप प्रॉपर तरीके से पूरे चैप्टर्स को, पूरे सिलेबस को रिवाइज कीजिए, लाइट रिवाइज कीजिए और आराम से जाइए, ठीक है। तो रिवीजन को कभी स्किप नहीं करना है। और मोस्ट ऑफ बच्चे यही गलती करते हैं कि रिवीजन वो करते नहीं, पढ़े जा रहे पागलों की तरह पढ़े जा रहे, नोट्स लेके बैठे हुए दिन रात एकदम आँख कान सब फुला लिए है, लेकिन फायदा क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते थे जा रहे हो लेकिन रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो रिवीजन जो है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कम से कम वीक में जो भी आपने पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज जरूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एग्जाम डे स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होगा, तो जब भी आप अपना प्रिपरेशन कर लें, है ना, तो एकदम शांत रहना है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम लगे कि एकदम हम मेला घूमने जा रहे हैं, जैसे पार्क में आप लोग जाते हैं ना, कैसे एंजॉय करते हुए जाते हैं, उछलते कूदते जाते हैं, जस्ट उसी तरह से एंजॉय करते हुए कहाँ पे जाना है, एग्जाम हॉल में जाना है ना। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम ले लिए परेशान है कि नहीं भाई क्या होगा नहीं होगा पता नहीं। जो भी आपने पढ़ा है एकदम फ्री बिंदास जाना है, एकदम डांस करते हुए जाइए एग्जाम हॉल में, डांस करते हुए निकल के आना है। कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है मेरे दोस्त। ये ऐसा नहीं कि एग्जाम क्या है, एक चैप्टर नहीं पढ़े हैं पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आपने अगर 90% सिलेबस कवर कर लिया है, 1% नहीं भी करा, 5%, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा ज्यादा 1 से 2 क्वेश्चन छूटेगा, इससे ज्यादा क्या होगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन के लिए हम अपने आप को डिमोटिवेट करें, बहुत खराब है ना। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज नहीं करना है। ओवर थिंकिंग, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना, एग्जाम हॉल इंटर करने से पहले देखिएगा वो डांस करने लगते हैं, अरे यार हम तो पूरा कंप्लीट कर ही लिए, गर्दा उड़ा देंगे, पेपर फाड़ देंगे, है ना, इतना तैयारी